हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है हमारा आर ओ ए आर ओ पे। आर ओ ए आर ओ का एक तो हम पहले पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, प्री का भी और मेंस का भी, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, और उसके लिए सोर्स आप क्या चूज करो, उन सब पे बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। निबंध पर भी बात करेंगे कि निबंध कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, क्या आते हैं। पहले आप देख ही लो किस किस पे बात होने वाली है। लेकिन उसके पहले कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो आपका ओ लेवल है उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ओ लेवल पे ही बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट मान्य हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। पूरा मैंने निकाला है आपका जो शासनादेश था वो। फिर दूसरी चीज़ आपकी बात होगी इस पे, जो आपका पाठ्यक्रम है पूरा, प्री का भी मेंस का। तो मेंस में क्या होता है, निबंध कितने का आता है, क्या आता है, कैसे, बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी एक एक चीज़ें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सबसे पहले ओ लेवल पे। ये देखिए शासनादेश है आपका 2022 का ही है। ओ लेवल में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मान्य होगी लिखा गया है। आपका अपर मुख्य सचिव की ओर से लिखा गया है, जितने भी आपके डीएम हैं और जो आपके कमिश्नर हैं, ठीक है, उन सबको लिखा गया, मंडलायुक्त जिसको बोलते हैं। इसमें बात की गई कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य है। तो सबसे पहले देख लो, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, केंद्र का बोर्ड हो या राज्य का कोई बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो, यूजीसी हो, एआईसीटी हो, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए, नीलेट हो जिससे ट्रिपल सी करते हो आप, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम एक वर्ष। तो पहली चीज तो ये देख लो कि किस किस से मान्यता, किस किस से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। जहां से आपने किया है संस्थान, वो संस्थान आपका इन चीजों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। या तो केंद्र या राज्य के किसी बोर्ड से हो, उसके किसी कोई विश्वविद्यालय हो, या कोई यूजीसी हो, या एआईसीटीई हो, या नीलेट हो, डोएक सोसाइटी, इनसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उस संस्थान को। इसके बाद उसकी अवधि कम से कम एक साल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, केंद्र राज्य स्तर के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, वही फिर से रिपीट हो रहा है कि केंद्र राज्य के कोई बोर्ड हो या विश्वविद्यालय हो, यूजीसी हो, एआईसीटी हो, नीलेट हो, डोएक सोसाइटी जिसको बोलते हैं, इससे क्या है, मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का निम्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो 10+2 के बाद का है। आगे चलोगे आप तो ग्रेजुएशन के बाद भी होगा, लेकिन दोनों में एक साल ही होना चाहिए, ठीक है, एक साल से कम का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। फिर डोमा, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। एडीसी होना चाहिए या तो एडीसीए होना चाहिए। ये क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके नाम है, तो इनने सारे दे दिए एडीसीएच। लेकिन इनकी अवधि, दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक तो अवधि इनकी एक वर्ष हो, दूसरी चीज मान्यता इनकी जो ऊपर दिए गए चार पांच उनसे ही प्राप्त होनी चाहिए, ठीक। फिर एडीसीपी, डीसीए, लोग डीसीए पे बोल रहे थे कि डीसीए, कुछ लोग बोल रहे 6 मंथ का है, क्या है। जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें अवधि दी रही होगी कि आपने कब से कब तक ये चीज़ प्राप्त की है, कब से कब तक पढ़ाई की है, उसके बाद एग्जाम में आपने ये चीज़, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। डीसीएफ है, डीसीएस, डीसीटीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआईएसएम, एमडीआईटी, एमओएम, एसपी, सीआई एंड एसएन। मतलब जितने भी हैं आप देख लो, यहाँ पे 28 तक आपके सारे दे दिए हैं ऑलमोस्ट। जो जो भी व्यक्ति सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, डिप्लोमा प्राप्त करता है, इन्होंने सारे दे दिए। बस जो 1 ईयर के होने चाहिए और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत। देखो वहां पे क्या था कि 10+2 के उपरांत था, यहाँ पे 10+2 के उपरांत भी अगर आपने लिया, मतलब 12th के उपरांत या स्नातक ग्रेजुएशन के उपरांत, तो भी वो क्या होगा, मान्य होगा। की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की अवधि का क्या, पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आगे चलते हैं। यूपी डेस्को से उत्तीर्ण एक वर्ष का डीआईटी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब देख लो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ आ रहा है, कुछ लोग जो बीटेक करके रहते हैं तो उनको थोड़ा सा डर रहता है कि क्या उनका सीएस से नहीं है, अगर कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए वगैरह नहीं है तो क्या उनका मान्य होगा कि नहीं होगा। वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में, ठीक है,
कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट रहा हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ष तक होना चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर में होना चाहिए आपका। तो ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपकी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट मिलती है, ठीक है, उसमें आप देखो मार्कशीट में कि आपका 2 ऐसी मार्कशीट होनी चाहिए 2 सेमेस्टर की जिसमें ये रहा हो आपका, उसमें मार्क्स भी आपके रहे होंगे क्योंकि आपने पास भी किया होगा। तो वो चीज़ अगर आपकी वहाँ पे है तो आपका ये मान्य हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि उससे ये हो जाएगा प्रूफ कि आपने कम से कम एक वर्ष तक ये चीज़ पढ़ी है। ठीक। दूसरा क्या है, बीएससी आईटी हो, एमसीए हो, बीटेक हो, ए लेवल बी लेवल सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स हो, बीसीए हो, एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में हो। जैसे आईटी है, एमसीए है और बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो फिर ये सारी चीज़ें तो आपकी चारों वर्ष आप पढ़ते हो कंप्यूटर। लेकिन इनमें भी बोला कि अगर एक वर्ष भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो ये आपका मान्य होगा। और एक वर्ष पढ़ने का प्रूफ क्या होता है कि आपके पास जो मार्कशीट होती है सेमेस्टर वाइज उनमें रहता है, सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उनके सामने मार्क्स रहते हैं, उसमें अगर कंप्यूटर है उसके सामने मार्क्स हैं, तो एक सेमेस्टर में है और अगले में है, तो 2 सेमेस्टर में होंगे तो आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, डोइक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो ये भी है कि अगर जो राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलता है उससे भी अगर आपने एक वर्ष की अवधि का कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो वो भी मान्य होगा। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीओपीए कोर्स उत्तीर्ण किया हो तो वो भी मान्य होगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, डोइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 वर्षीय अगर आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ये उत्तीर्ण किया है आपने अगर, तो भी क्या होगा, मान्य होगा। तो ये करके लिखा है और सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी कि ये चीज़ें आपकी ओ लेवल समकक्ष में मान्य होंगी। ओ लेवल समकक्ष का यूज क्या होता है, जो आपका एआरओ होता है उसमें ओ लेवल माना जाता है, मांगा जाता है मतलब, ठीक है। जो आरओ होता है उसमें कुछ नहीं मांगा जाता, उसमें सिंपली आप ग्रेजुएट हो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो पढ़ लिया हमने शासनादेश। आगे चल के अब हम बात करेंगे क्या, इसके सिलेबस पे डिटेल में। सिलेबस के साथ साथ आप जानकारी भी ले लो। 3 बैचेज हैं हमारे चल रहे हैं। वीपीओ की जो न्यू वैकेंसी आई है वो चल रही है। आर ओ ए आर ओ 2023 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने पे आ गई इसमें। और यूपी प्लस सी जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे आपकी अब मिडाइवल के साथ कल से क्या शुरू होगी, मिडाइवल प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इतनी डिटेल में कराएंगे, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करा के कराएंगे कि ज्योग्राफी अब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ पे पर्वत, पठार, नदियाँ, ज्वालामुखी है ना, तो आप सेंस लगा पाओगे क्यों है, क्या है, कैसे है ना। ब्रह्मांड से कर शुरू करेंगे, ब्रह्मांड, इसका गैलेक्सी, फिर सौरमंडल, और धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। कंबाइंड बैच भी जो लोग थे जिनको एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो ये जो बैच हैं आपके सेपरेट बैच हैं उनकी फीस 299 है। जो कंबाइंड बैच है उसकी फीस 499 है। इसमें तीनों चीज़ों का जो भी कंटेंट होगा वो दे दिया जाएगा, तीनों के वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बताया आपको। मिडाइवल और ज्योग्राफी आपकी कल से चलेगी, पैरेलली चलेगी। ऐसे ही करके आगे चल के इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में कराई जाएगी, इकोनॉमिक्स चलेगी, फिर पॉलिटी के साथ एक सब्जेक्ट और चलेगा, और इस तरीके से हम 40 से 45 दिन में एक कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, कोर्स में आपको सारी पीडीएफ मिल ही जाएगी, टेस्ट वगैरह भी आगे चल के लेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी लेंगे, टास्क भी कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो आप आराम से बैचेज ज्वाइन करो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, पढ़ने पे लग जाओ, डेली पढ़ो, क्लास करो, नोट बनाओ। वैसे पीडीएफ मिलती है, फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ कि खुद के नोट होने चाहिए। जब आपके पास समय है खुद से लिखो, लिखने से डबल याद हो जाता है। ठीक है। खुद से लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर लिखो, फिर रिवाइज करो। ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेरी है। ऐप डाउनलोड करने के लिए जीएस रेवोल्यूशन आप सर्च करोगे कहाँ पे, प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे भी जीएस रेवोल्यूशन सर्च करो, वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा, और यूट्यूब पे हो आप तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम आर ओ के सिलेबस पे। ठीक है। देखो आर ओ
या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स, इन दोनों को बराबर समझो। दोनों के लिए आपको बराबर ही पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस से भी अभी मैं बताऊंगा कि एकदम सिलेबस इनका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है। तो पहला भाग होता है इसका सामान्य अध्ययन का जो होता है 2 घंटे का होगा। ये प्रश्न कितने आएंगे 140 और पूर्णांक भी कितना होगा 140 का होगा। इसमें क्या क्या होगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, जिसमें क्या आ जाएगा आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समटाइम्स बॉटनी से भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य विज्ञान। फिर आ गया भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1857 से बाद की घटनाएं, भारतीय राज्य तंत्र मतलब भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और भारतीय संस्कृति की बात हो रही, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें होंगी। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि क्या है आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो ये भी आता है। वाणिज्य एवं व्यापार ये भी है, ठीक। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो जो चीज इन्होंने अलग से दे दी है, जैसे जनसंख्या दे दी, जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में अलग से मेंशन कर दिया। पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी की बात हो रही है। प्राकृतिक संसाधन भी, ये सब तीनों चीजें आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। इसके बाद अधुनातन, अधुनातन मतलब जो करंट वाली है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब ये किसकी बात कर रहा, पॉइंट नंबर 8, करंट अफेयर्स। एक एक सोर्स पे भी बात करेंगे कि किस सोर्स से आप पढ़ो, खास तौर से जिसके लिए सोर्स अवेलेबल नहीं है उस पर। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें आपकी तर्क शक्ति की पहचान की जाती है। तो सामान्य बौद्धिक क्षमता है मतलब दैट डजंट मीन कि रीजनिंग आती है, रीजनिंग नहीं आती है, आएगा आपके जीएस से रिलेटेड ही, लेकिन सामान्य बौद्धिक क्षमता की आपकी पहचान की जाती है इसमें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल की बात। जब आप देखोगे तो ये सारा सिलेबस आपका डिट्टो सेम है, किससे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के हिसाब से। अब आ जाते हैं सामान्य हिंदी का अगला, मतलब उसी पेपर में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का हो जाता है 2 घंटे का, फिर एक पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में 1 घंटा इसका समय रहता है। प्रश्न इसके 60 रहेंगे और 60 पूर्णांक, मतलब टोटल 200 का, और कितने 3 आवर्स का, लेकिन डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट में, 140 + 60। अब आ जाते हैं, तो इसमें क्या पूछा जाता है, विलोम शब्द। इसके 2 गिने चुने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 10 शब्द पूछे जाएंगे आपसे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द, विशेषण और विशेष 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10। इस तरीके से आपका ये सिलेबस क्या हो जाता है, प्री का खत्म हो जाता है ना। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा में क्या है, तो मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न और 120 का पूर्णांक होता है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, तो यहाँ पे देखना ये सब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यूज नहीं होता है, टॉपिक वाइज एमसी जो होते हैं ना आपके एमसीक्यूज फॉर्म में, उसमें नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूर्णांक इसका भी 120 का होता है। तो यहाँ जीएस और हिंदी क्या है, बराबर लेवल पे आ जाती है। पहला क्या आता है 2.5 घंटा, इसके लिए समय कितने का मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का, और पहले वाले के लिए समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का, क्योंकि सामान्य अध्ययन की बात की गई है, ठीक है। सिलेबस में सामान्य अध्ययन का सिलेबस सेम ही है जो आपको पहले पेपर का था ना, प्री का, सेम सिलेबस है आपका मेंस का सामान्य अध्ययन, उसी में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आएंगी, करंट भी सब कुछ वही आएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है उसका थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसको देख लेते हैं आप। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। 3 रेखांकित मतलब लाइनें रहेंगी तो कुछ अंश उनके रेखांकित कर देते 3 बार, तो उनकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। गद्यांश दिए रहेगा तो उसका क्या रहेगा, शीर्षक बताना पड़ेगा, सारांश उसका लिखना पड़ेगा। तो ये कितने का, 3 + 6 + 12, टोटल 21 नंबर का ये रहता है एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं,
तो बहुत इन्होंने डिटेल में पूरी चीजें दे दी हैं। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप या सार लेखन, तो सरकारी पत्र है दिया रहेगा, उसका आपको सार लेखन करना पड़ेगा, सार लिखना पड़ेगा क्या है, तो ये 15 अंक का आएगा। पत्राचार 24 अंक। पत्र लेखन पे हमने वीडियो के पहले एक यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी दे दिया था, बहुत डिटेल में पत्र लेखन पढ़ाया है, उसको पढ़ लोगे तो ये पत्र लेखन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसका सार रूप भी उससे आधी 50% वहां से जानकारी इसके सार रूप की लग जानी है। ठीक है, तो शासकीय अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, है ना, ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। तो कार्यालय आदेश ऑफिशियल ऑर्डर की बात आ जाएगी, अब ज्ञाप और परिपत्र पे। फिर आपका विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, रिमाइंडर्स, सारी चीजें जो यूट्यूब पे वीडियो दिया है वो कराया गया है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, पत्र लेखन बाई जीएस रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पारिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली की बात हो रही। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होंगे जिनको आप अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से 5 शब्द होंगे जिसको हिंदी से अंग्रेजी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनका पूर्णांक देख लो, 10 अंक 10 अंक। मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी 5 आएंगे आपके, और 2-2 नंबर के होंगे तो 10 अंक के होंगे। ठीक है, अब इसका एक ये पहला खंड था, दूसरा खंड भी आपका 60 अंक का है, पहला खंड भी 60 अंक का था, तो देख लेते हैं क्या है। इसमें समय कितना है, आधा घंटा। विलोम आएंगे आपके 6 शब्द 12 अंक के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धनी 6 वाक्य आएंगे 12 अंक के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 शब्द आपके 12 अंक के। तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द आएंगे 12 अंक के। विशेषण और विशेष 6 शब्द। तो ये अगर आप देखोगे तो ये वही आ गया जो आपके प्रीलिम्स में आए थे, सेम आ गए हैं। यहाँ पे 6 शब्द आएंगे और 12 अंक के। तो प्रीलिम्स का जो छोटा है सिलेबस था वो यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अगला पोर्शन आएगा आपका हिंदी निबंध, ये कितने का होगा, 120 अंक का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, निबंध लिखना है आपको। लेकिन ये निबंध अगर आप देखोगे जिसने भी मेंस दिया है यूपीपीसीएस का, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, निबंध में आपको कुछ नहीं है, केवल बता देंगे, क्योंकि अगर आपने इसके लिए अगर जीएस नहीं पढ़ी आप निबंध मेंस लिख ही नहीं पाओगे। तो जो लोग भी शॉर्टकट खोज रहे हैं ना, वन लाइनर्स पढ़ के प्रिय निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, उनको बता रहे कि एक बार तो आपको तरीके से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मैंने अपनी यूपीपीसीएस मेंस की मार्कशीट दी थी, 100 प्लस इसमें मार्क्स है निबंध में, ऐसे में, और सिर्फ पहली बार फर्स्ट टाइम निबंध लिखा था, क्योंकि उसके पहले जो मैंने आरएएस दिया था बीपीएससी, उसमें निबंध नहीं लिखाते हैं। ठीक है, और एग्जाम के जस्ट 30 मिनट पहले स्ट्रेटजी भर देखी थी, बाकी कोई कंटेंट पढ़ के नहीं गया था और लिख दिया था, और ऐसे मार्क्स आ गए थे मेंस में। क्योंकि मेंस में 50% के आसपास मार्क्स है, उससे कम 100 और उसके अलावा मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वो क्यों आए थे, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट हो, फिर आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, वहां से हो जाता है। मेन होता है कि आपको 10 से 20 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, पीछे के पेज पे एक पूरा हेडिंग से लिखनी होती है, कोई भी टॉपिक आ गया। क्योंकि आपने क्या है, जैसे पहले देख लेते हैं इसी पे, साहित्य और संस्कृति है, 600 शब्दों में लिखना है, 40 अंक का आएगा। ठीक है, 3 निबंध लिखने, 40-40-40 के, ठीक, 120 हो जाएगा। अब इसमें क्या आया कि साहित्य एवं संस्कृति से आ जाएगा, या तो एक, या सामाजिक क्षेत्र से आ जाएगा, या राजनीतिक क्षेत्र, तीनों सेम आपके यूपीपीसीएस मेंस में है। अब इन तीन में से एक लिखना है, आपको चूज करना है कि कौन सा टॉपिक आप लिखोगे। अब अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं जीएस, तभी इन तीनों का कंटेंट आपके पास होगा। अगर आप वहां पे ब्लफ मारोगे, इधर उधर की बातें करोगे, जीरो दे देते, सिंपली 0 नंबर। तो ये तो बिल्कुल करना मत, बहुत ही तरीके से आपके पास होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने कि प्राचीन भारत में, जैसे आपका उन्होंने ये पूछ दिया कि जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग बोला जाता है ना, हमारी संस्कृति का स्वर्ण युग बोला, बस इस पर लिखिए। अब आपको लिखना है पूरा, तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए किस किस क्षेत्र में, मंदिर निर्माण में क्या क्या काम हुए हैं, साहित्य में क्या क्या काम हुए हैं, जो साहित्यिक स्रोत हुए, कौन सी रचना है, संगीत में, आर्ट में, विज्ञान क्षेत्र में, तो आपको सब पता होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र पे आ गया निबंध, तो भी वहां पे आपको निबंध लिखना है। तो जीएस इसलिए बोलता हूँ कि जीएस यूपी पीसीएस आरओ एआरओ अगर आप दे रहे हो, सिर्फ प्री निकालने का सपना रखे हो, तो सतही ज्ञान लेके जाना, तब भी मुश्किल होगा निकलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपको चाहिए कि प्री और मेंस दोनों निकलें, तो आपका नॉलेज बेस डीप होना चाहिए, जीएस एक बार तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप मेंस निकाल पाओ। इतना समय मिलेगा नहीं कि आप वहां पे फिर मेंस की अलग से तैयारी करो, प्री की अलग से। ठीक, दूसरा आपका रहेगा उसमें, देखो तीन, हर एक प्रश्न में
3 ऑप्शन रहते हैं, एक एक उससे रिलेटेड आएगा। जैसे एक आ जाएगा ऑप्शन आपका विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से, ठीक है। जो मेरा एक निबंध शायद ये साइंस के ही आ गया था, साइंस से रिलेटेड आ गया था, साइंस का प्रयोग, अलग अलग क्षेत्रों में साइंस के प्रयोग, इतने क्षेत्र मैंने निकाल के रख दिए थे, इतने क्षेत्रों में लिख दिया था साइंस का प्रयोग, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ में आप साइंस का प्रयोग करते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सोचा और एकदम बोलते हैं ना इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए इमेजिन करके, नहीं, आपको तथ्य देने पड़ते हैं। वर्तमान में चल क्या रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वर्तमान में आपको एआई के तथ्य देने पड़ेंगे कि एक तो एआई है क्या, इसका कहाँ कहाँ यूज होने लगा है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। बिल्कुल अपने बेस को, जो चीज़ आपने बनाई उसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आर्थिक क्षेत्र, तीसरा कृषि एवं व्यापार। तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको तीनों में से एक करना है कोई, तो जो भी आपको आ रहा होगा वो आप लिख दोगे, क्योंकि निबंध 600 है, 700 800 तक भी जाते हैं लोग शब्द सीमा, लेकिन निबंध आपका इतने तरीके से होना चाहिए कि वो फ्लो बना रहे। वो चीज़ बताएंगे, 1 2 दिन निबंध पे क्लास हो जाएगी बाद में, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि जीएस पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं, सिर्फ उनको कैसे लिखना है एक ऑर्डर में वो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स की पे आएगा एक। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इस पे भी आएगा। और राष्ट्रीय विकास योजना, मतलब पूरा जीएस का पोर्शन है, आप देखोगे निबंध में। और हर जगह यही होता है, निबंध की लोग टेंशन लेते हैं ना, लेकिन निबंध मतलब होता है जीएस। अगर आपने जीएस पढ़ा हो या यूपीएससी टॉपर्स को देखोगे वो बोलेंगे निबंध हमने प्रैक्टिस नहीं की, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि जीएस पढ़ा था, लास्ट में केवल एक ढांचा बना लिया कि ऐसे लिखना है। सेम मैंने फॉलो किया था। एक विकास सर का मैंने वीडियो देखा एग्जाम के जस्ट पहले, उन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि निबंध लिखना हड़बड़ाहट नहीं। सबसे पहले आप 20 मिनट खुद को सोचने को दो कि ये टॉपिक आपने उठाया, इस टॉपिक में आप क्या करोगे, किस किस पॉइंट पे लिखना है। मैंने पीछे हेडिंगें लिख ली, कम से कम 12 हेडिंग्स लिख ली। अब मेरे पास हेडिंग्स है ना, तो मैं सारे पॉइंट बना लूंगा। जैसे यही बता रहा हूँ कि अगर मैंने साहित्य और संस्कृति पे लिख लिया कि साहित्य और संस्कृति हमारा है, तो हम साहित्य पे जाएंगे, तो हमने सबसे पहले साहित्य उठाया। साहित्य उठाया तो अब हम साहित्य को क्या करेंगे, देखेंगे कब से, तो साहित्य हमारे यहाँ कब से शुरू हो गया, अलबरूनी आया था। वैसे तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य है पूरा हमारा, लेकिन ये साहित्य क्या है ना, लिखा हुआ नहीं है, मौखिक संचार हुआ है, तो पूरा वैदिक साहित्य उठा लेंगे। ठीक, चारों वेद, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें साहित्य हमने उठाई और उसको लिखा कि ये साहित्य है, ये हमें हर साहित्य से किस किस डायरेक्शन का है। फिर हमने वैदिक के बाद क्या, महाजनपद काल के ग्रंथ उठा लिए, बौद्ध और जैन धर्म के सारे ग्रंथ उठा लिए, उनको बताया किससे क्या होता है। इसके बाद आगे चल के पूरा साहित्य लेके चले आए, अलबरूनी का साहित्य, इसके बाद और साहित्य जितने भी जिसने जो लिखा और कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो साहित्य लिखा। फिर संस्कृति पे सेम चीज। अब ये पूरा हमारे माइंड में हेडिंग होनी चाहिए, इस काल का साहित्य, उस काल का साहित्य, ऐसा साहित्य, वैसा साहित्य, वीरता साहित्य, आख्यात्मक साहित्य, धार्मिक साहित्य। तो जब हम ये चीज कर लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, फिर उस पर लिखने के लिए हमारे पास अच्छा स्कोप रहता है, अगर हमने हमारे पास नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्री प्लस मेंस का ये पूरा सिलेबस है, 1 बाई 1 करके आपको डिटेल में पढ़ना है, ये ध्यान रखना। शॉर्टकट यहाँ है नहीं, लेकिन अगर आपने 2 से 2.5 महीने, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने मेहनत कर ली, तो जो मेहनत कोचिंग वाले आपको 1 साल या उससे ज़्यादा में कराते हैं ना, वो यहाँ पे हो जाएगी। उतना ही नॉलेज का स्तर हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है ना कि किताबी भाषा से समझता है, सीखता है, और फिर भी समझ नहीं बनती। और वो चीज़ जो आपको चाहिए वो हम यहाँ से अपने एक्सपीरियंस से आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। तो इस पे मत जाओ कि फीस क्या रखी, फीस तो इसलिए नॉमिनल रखी है कि बस एक नॉमिनल फीस हो, जो परिचालन लागत है कि 1 2% हमने लगा रखे हैं, ये वो चीज़ें वो निकलता है, बाकी बस हमें चाहिए सिलेक्शन। जितने मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाए, जितने मैक्सिमम लोगों का एक स्तर, बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाए, वो सिलेक्शन लेने लगे, इससे फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेस पे, क्या सोर्सेस होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो सोर्सेस आप अपनाते हो, इसके प्रीलिम्स के लिए वही सोर्सेस अपना सकते हो। एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए हर चीज़ की। अब जैसे हिस्ट्री है तो सबकी अलग अलग होनी चाहिए, मॉडर्न की आपके पास स्पेक्ट्रम होना चाहिए, है ना। एंशियंट और मिडाइवल के लिए आप क्या है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है ना, रमेश सिंह आपकी इकोनॉमिक्स। ये बुक बता दी, लेकिन इतनी लेंदी आप पढ़ नहीं पाओगे, ये मुझे लग रहा है। तो जिसके पास, जिसको ये नहीं है, तो इन बुकों का सार और घटना चक्र,
उनके साथ में आप सपोर्ट बुक बना लो घटना चक्र हर सब्जेक्ट की। यूपी के एग्जाम्स के लिए घटना चक्र वालों ने अच्छा काम किया। तो ये आपने स्टैंडर्ड बुक और एक घटना चक्र, इन दोनों को साथ लेके चल रहे हो तो आपका सिलेबस जो भी पढ़ रहे हो हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट अभी ऊपर डिस्कस किए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। करंट के लिए घटना चक्र की एक बुक आती है आई दृष्टि करके, या फिर घटना सार, इनकी कोई एक ईयरली बुक ले लेना जो सबसे लेटेस्ट हो, उसको पढ़ते रहना बराबर रेगुलर। क्या है, करंट अगर लास्ट के लिए बैठे रहोगे, और देखो जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, खास तौर से जो लोग 2-2 घंटे के पर डे वीडियो डालते हैं पर डे, इतना करंट आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज़रूरी भी नहीं होती। उसमें से भी 2 या 3 करंट ही फंसे थे लोगों के, लोग कम से कम 15-15 दिन 2-2 क्लासेज देखते रहे 2-2 घंटे की। ये काम मत करना। सबसे बेस्ट काम यही है कि आप कोई बुक खरीदो करंट की और उससे पढ़ो। नहीं तो जब यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने को आएगा, अब हम करंट को कम से कम 10 दिन देंगे, और जिस दिन हमने 10 दिन करंट को दे दिए तो करंट भी उतना ही इजी लगेगा। जैसे जीएस इस बार था स्टैटिक जीएस, वैसा ही करंट भी इजी बना देंगे कि आपका करंट भी सब कुछ पढ़ा हुआ आया। अब आते हैं इनका विकल्प क्या है, तो इनके ही विकल्प के लिए हमने इनिशिएटिव शुरू किया। आप ये सारी चीज़ें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। जितनी भी बुकें ये हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस सेट खरीद लेना। प्रैक्टिस सेट्स खरीदो अच्छे से, उनको जैसे यहाँ पे टॉपिक होते जाएं उस सब्जेक्ट के, उस पे प्रैक्टिस सेट लगाओ और उनके सॉल्यूशन पढ़ते जाओ। तो उससे केवल गैप, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें उसी नोट में लिखते जाओ। बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहे हैं उतनी पढ़ते जाओगे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता देंगे। कुछ भी कमी तो किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ नोट्स दे रहे हैं उन नोट्स को, अगर टाइम है तो मैं बोलूँगा पहले आप नोट्स बनाओ, खुद से लिखो। टाइम नहीं है तो उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, लेकिन इतनी बार दोहरा लो कि एक एक चीज़ आपको मौके की याद हो जाए। इतनी बार दोहराओ। तो जब ये हो गया, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते जाना। जब करंट कराएंगे करंट कर लेना, बस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन पढ़ते जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर ओ वालों के लिए था। सेम जूनियर असिस्टेंट वाले कर सकते हैं, उनका मैंने सिलेबस पहले ही डिस्कस किया हुआ है। बीपीओ न्यू वैकेंसी की वही है जो वीडियो का पहले सिलेबस था, वो बात हो रखी। सिलेबस का उनका वीडियो डला है, वहाँ पे देख लो। आपके लिए तो जो चीज़ें पहले कराई हैं सेम चीज़ें हैं कि जीएस डिटेल में करा देंगे, प्लस आप करंट, हिंदी और लास्ट में रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें इस क्लासेज को। अच्छी चीज़ें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जीएस रिवॉल्यूशन पे जाके ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।